2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है और 2024 चुनाव की तैयारी को लेकर के सारे दल अपनी अपनी कमर कसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस समय बहुत तेजी से अपने जहां कामों की गति को बढ़ा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने के दावे के साथ साथ उसने कुछ यहां और भी काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि सबसे पहला काम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने संगठन पे करना शुरू किया है और संगठन को शायद चुस्त दुरुस्त करने के लिए ताश के पत्तों की तरह फेंक दिया गया है। लेकिन कुछ निर्णय ऐसे हुए हैं जिस पर जनपद के लोग खिन्न हैं और आज इसी मुद्दे को लेकर आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में और बात करते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा से। अचिन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सतीश। मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि 2019 में अचिन मेहरोत्रा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने थे और 2023 में उन्हें हटाकर राजेश शुक्ल को जिलाध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि जनसंघ से लगाकर के आज तक की भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा सफर रहा है और इसे एक सौभाग्य कहा जाएगा कि अचिन मेहरोत्रा का कार्यकाल शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा, क्योंकि नगर पालिका, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और विधानसभा से लेकर के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और सारा श्रेय इसका अचिन मेहरोत्रा और उनकी टीम को जाता है। अचिन जी, इतना अच्छा काम किया, ऐतिहासिक जिला पंचायत आपने जीती, नगर पालिकाएं आपने जीती, ब्लॉक प्रमुख सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में बने। सबसे खास बात 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां 1-2 सीट जीत पाती थी वहां 9 में 8 सीटें आपने जीती। उसके बाद भी आपके कार्यकाल को क्यों नहीं बढ़ाया गया? सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे बुलाया। मैं आपको अवगत करा दूं कि 28 नवंबर 2019 को मैं जिलाध्यक्ष बना था और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं जनसंघ के परिवार का कार्यकर्ता हूं। मेरे बाबा जनसंघ के सभासद थे और मैं ऐसा सौभाग्यशाली अध्यक्ष हूं जिसके फादर भी जिला अध्यक्ष के रूप में रहे, क्योंकि पूरे देश में ये देखने को बहुत कम मिला होगा कि पिता और पुत्र दोनों ही एक राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हों। मैं 28 नवंबर 2019 को जब जिला अध्यक्ष बना तो 3 साल का कार्यकाल होता है, आपके संज्ञान में होगा, और एक के बाद एक हर चुनाव को हम लोग लड़ते गए। और मेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जनसंघ के परिवार का हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो मेरे मन में एक धारणा थी कि मैं कार्यकर्ताओं को उस ऊंचाई तक ले जाऊं जिसकी परिकल्पना वो करते हैं। और इसे कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपने नेतृत्व के बल पर, चाहे वो मेरा प्रदेश नेतृत्व हो, चाहे क्षेत्र नेतृत्व हो, चाहे मेरे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जितनी मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही थी, उन सबके बल पर मैंने ये कर भी दिखाया। क्योंकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि जब कोई पद या कोई व्यक्ति किसी पद से हटता है तो उससे मिलने वालों का सिलसिला कम हो जाता है। लेकिन मैं इस विषय में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पास मिलने वालों का सिलसिला दोगुना हो गया है। और मुझे लगता है कि जो निर्णय मैंने संगठन के मुखिया के रूप में लिए अपने नेतृत्व के सहयोग से, उन सभी निर्णयों को जनता और आम कार्यकर्ता दोनों ने सराहा है और उसकी प्रशंसा की है। अजय जी, एक बड़ी, ये तो सब ठीक बात है जी, लेकिन हम लोग जब लगभग पिछले 2-3-4 महीने में जब आपके प्रदेश कार्यालय में गए और वहां के वरिष्ठ नेताओं के साथ हम लोगों ने वार्ता की तो बात उभर कर एक ये आती थी कि लगभग 40 जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा जी, और एक ये उठाया जा रहा था कि वो अध्यक्ष बदले जाएंगे जिनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा है या संगठन के कार्यकाल में मजबूत नहीं रहा या भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से अच्छी वहां पर चुनाव परिणाम नहीं मिले। आपके पास सब कुछ प्लस पॉइंट होने के बाद भी उस 40 में आपका नाम कैसे आ गया? मैं आपको अवगत करा दूं कि ये जो 40 वाला विषय चल रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि 80 से अधिक जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश में बदले गए हैं। जैसे हमारे अवध क्षेत्र में ही 16 जिले हैं और मात्र 4 जिला अध्यक्ष बचे हैं, बाकी सबका बदलाव हुआ है। और ये नेतृत्व का निर्णय है। नेतृत्व ने कुछ चीजें सोची होंगी, हो सकता है कुछ भविष्य के लिए मेरे लिए सोच रखा हो, तो उन्होंने सोचा हो कि आगे बढ़ना है, तो नेतृत्व का निर्णय वो सर्वोपरि है हम लोग के लिए। और मैं एक लाइन में बस अपनी इस बात का उत्तर देना चाहूंगा कि जब जिला अध्यक्ष की प्रक्रिया चल रही थी और मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के रूप में सीतापुर जिला कार्यालय पर बैठता था, तो कई लोग मुझसे आके पूछते थे, जो मेरे शुभचिंतक भी थे, मेरे अपने भी थे, कि भैया क्या होगा। तो मैं उनको एक जवाब देता था कि मैं तो यार टेबल के इधर बैठूंगा या टेबल के उधर बैठूंगा, लेकिन बैठूंगा इसी छत के नीचे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, मैं उसका मूल कार्यकर्ता हूं। इसे आप क्या समझते हैं कि ये
सामान्य प्रक्रिया है या अखिल मेहरोत्रा राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए? ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये सामान्य प्रक्रिया इसलिए है कि एक जिला अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। जब हम लोग बनते हैं, हम लोग को बता दिया जाता है कि 3 साल के बाद फिर से ये प्रक्रिया कराई जाएगी। और आप सबके संज्ञान में भी होगा कि हमारे जो यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड हुआ है, तो 2024 तक के लिए। तो एक ये प्रक्रिया के तहत ये परिवर्तन हुआ है। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने 3 साल नहीं, लगभग 4 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। और जैसा कि आपने अपने प्रश्न में ही कहा कि उस कार्यकाल में कई सारे इतिहास अपने कार्यकर्ताओं के बल पर मैंने रचने का काम किया, तो मैं इसको एक समान प्रक्रिया के रूप में ले रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, क्या जब 2017 का चुनाव हो रहा था, उसमें एक सीट केवल भारतीय जनता पार्टी आ रही है 9 में, लहरपुर की। क्या ये सही है कि जैसे आप राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए, ऐसे लहरपुर की सीट भी हराई गई? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। ये तो जनमत है, जनमत किधर जाता है, जनमत किसके साथ रहता है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब दो जनता चीजें ने हैं जी, या तो अगर जनमत साथ में नहीं था तो इसका मतलब आपका विधायक नकारा था, वो काम नहीं कर पाया, नहीं विधायक ने हरा दिया। मेरे और अगर आप कह रहे विधायक ठीक है और उसने काम किया, ईमानदार था और बड़ा योग्य था, तो फिर राजनीति का षड्यंत्र का शिकार हुआ। मेरा विषय ये है कि आपके संज्ञान में होगा कि वहां पर एक ही बिरादरी के 2 जनप्रतिनिधि लड़ रहे थे, और जब वो दोनों जनप्रतिनिधि लड़े तो वोटों का विभाजन हो गया, और उस वोटों के विभाजन का नुकसान हमारे व्यक्ति को ज्यादा हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे विधायक ने कोई काम नहीं किया या उसकी कार्यशैली नहीं अच्छी थी। उसने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जनता ने उसको नहीं चुना। भाजपा में ये एक खास बात है कि जो भाजपा में जो आयातित नेता हैं, जो बाहर से लाए जाते हैं, उनकी निष्ठा पर तो सवाल उठ जाते हैं, लेकिन जिनके ब्लड में भाजपा या संघ बसा होता है तो वो निष्ठावान ही होते हैं। और आपको जब कुरेदा जाएगा तो आप बोलोगे वही भाषा जो संघ से आप सीख करके आए हैं। ऐसा नहीं है। मैं पहले थोड़ा सा विषय बदल कर बात करूं। हाँ, बिल्कुल। इस तरह जो भारतीय जनता पर, संघ या हिंदुत्व पर हमले हो रहे हैं जी, सनातन पर हमले हो रहे हैं, कि आप जैसे युवा क्या सोचता है? मेरे हिसाब से जो लोग सनातन धर्म को कटघरे में खड़े करते हैं, पहले एक बार उनको अपने दामन में झांक लेना चाहिए। ये वही लोग हैं जो एक समय था तो इसी पार्टी में रहकर जय श्री राम के नारे भी लगाते थे, और आज वो सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा करके तरह तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं। मैं पूरे दृढ़ संकल्प के साथ ये कह सकता हूं और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कि पूरे विश्व में सनातन से अच्छा कोई धर्म नहीं है, और सनातन ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए गौरव की बात है। कौन सा कीर्तिमान? सनातन, जब आप बताते हैं कि आप किसी क्षेत्र में हो, हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन जब आप बताते हैं, आप सनातन की पद्धतियों को देखिए, चाहे वो पूजा पद्धति हो या अन्य पद्धतियों को देखिए, तो उस सनातन की पद्धतियां अपने में सिद्ध करती हैं कि वो कितनी श्रेष्ठ हैं। और जैसा कि आपने एक प्रश्न अभी किया कि कुछ लोग हैं जो सनातन को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पूर्व में किस धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म के वो अनुयायक रहे, बौद्ध धर्म को अपनाया उन्होंने, और जब उसको अपनाया तो उसकी निष्ठा उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी अन्य धर्म को इस तरह से उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी गंदी राजनीति को एक स्थान दे। क्या नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार, कभी वो कहते हैं मनुस्मृति को जला दो, कभी कहते हैं रामचरितमानस को जला दो, कभी कहते हैं ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, वह ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया पोंगापंथी है और फ्रॉड है, और उसके बाद उनके नेता जो धृतराष्ट्र की तरह अखिलेश यादव बैठे हैं, क्या इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे पहले नेता हैं जो जगह जगह कहीं उनके ऊपर कालिक पोती जाती है, कहीं चप्पल से हमला किया जाता है, और कई बार उनकी ही पार्टी के हिंदूवादी लोग उठ के खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ, जो ये दिखाता है कि उनके द्वारा जो भाषण दिए जा रहे हैं उसकी घोर निंदा खाली समाज में ही नहीं है, उनके दल में भी है, और लोग आक्रोशित बैठे हैं, उनके मुखिया आंख मूंदे उसको देख रहे हैं। आपके दृष्टिकोण में क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य? मेरे हिसाब से कि वो, उनको एक अपने इलाज की आवश्यकता है, उनको
किसी अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता है, उसका उनको दिखाना चाहिए। अच्छा, तो इलाज खाली स्वामी प्रसाद मौर्य कराए या उनकी बिटिया भी कराए जो आपके साथ बैठी है? मैं देखिए, मैंने अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ही इन बयानों को सुना है। मैंने देखा है किस तरह से वो सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा करते हैं, और एक सनातन का अनुयायी होने के नाते, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बाद में हूं, पहले एक सनातन धर्म का अनुयायी हूं, उसके नाते मैं कड़े शब्दों में उनके सारे व्याख्यानों की निंदा करता हूं। और मेरा ये विश्वास है कि जो व्यक्ति सनातन को कटघरे में खड़ा करता है, तो हमारे ईश्वर हैं, जो हम जिनमें हम आस्था रखते हैं, वो भी उसको उसका फल जरूर भविष्य में देंगे और देखने को भी मिलेगा। मुझे कुल मिलाकर कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 3 जगह जिस प्रकार सनातन पर हमला किया जा रहा है वह निंदनीय है। बिल्कुल, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कोई भी नेता हो, जो भी उनके बारे में किसी भी धर्म पर आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन गजब की राजनीति आप लोग भी करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो आप गरियाएंगे। मैं एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति सनातन को कटघरे में खड़ा करता है, चाहे वो किसी पार्टी, किसी दल का हो, वो गुनहगार है, और उसको जनमत के माध्यम से जनता तो सजा देगी ही, लेकिन वो ईश्वर भी सजा देगा, और आने वाले समय में ये आपको देखने को। अच्छा, एक बात बताइए, राजनीति कहाँ से सीखी आपने? मैंने, अब राजनीति तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे ब्लड में है। ब्लड में है, और ब्लड बोलता भी है। ब्लड बोलता भी है, बोल और भी रहा आपके पूज्य पिता श्री जिलाध्यक्ष रहे जी, और उन्हीं के छत्र छाया में रह के आपने सब कुछ देखा जी। तो जो पिता ने किया उससे आगे 4 कदम आगे बढ़ के आपने किया जी, और उन्हीं का ब्लड आपके अंदर है जी, और आपके अंदर वो ब्लड बोल रहा है जी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ब्लड उनकी बिटिया में है जो आपके साथ बैठी हुई है। मैं बता, तो आपका ब्लड अगर बोला तो उनकी बिटिया का ब्लड भी कभी बोलेगा। अब मैं आपको बता दूं, मैं जैसे आपको अवगत करा दूं कि मैं पत्रकार भी हूं, उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त। मैंने कभी, मेरे पिताजी ने मुझे कभी लिखना नहीं सिखाया कि मुझे कोई न्यूज बनानी है या कुछ भी, लेकिन मैंने देख के उसको सीखा। मैं अच्छा भी कर सकता था और बुरा भी कर सकता था। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है, ये हमारा भी विवेक करता है। और जैसा कि आपने कहा कि मेरे पिताजी ने एक कीर्तिमान अपने समय में स्थापित किया था, मेरे मन में ये भाव आया कि मैं उनसे 2 हाथ बढ़कर कीर्तिमान स्थापित करूं, और वो किस दिशा, अच्छी या बुरी दिशा में जाना है ये मेरा निर्णय होना चाहिए। तो उसी दिशा में, अच्छी दिशा में चलकर मैंने सबके सहयोग से कीर्तिमान स्थापित किया। मैंने पहले ही आपसे, अच्छा और बुरा जी, ये पाप और पुण्य जी, ये क्या है इसका आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया है। कभी ऐसा होता है कि जिसे आप पाप समझते हो मेरे लिए पुण्य होता है, या मैं जिसे पाप समझता हूँ वो आपके लिए पुण्य होता है। और उदाहरण है अश्वत्थामा मरो नरो या कि कुंजरो, झूठ बोलकर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मरो न कहिए द्रोणाचार्य का वध करा दिया था। तो जैसे आपने कहा कि आपके पिता का ब्लड आपके अंदर है, वो आप उनसे 4 हाथ आगे बढ़ने की आपने कोशिश की, और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के अंदर भी वही ब्लड है और वो भी 4 हाथ आगे बढ़ी, और ठीक लोकसभा चुनाव के आसपास उसने यही बम फोड़ दिया। तब आपके पास क्या होगा? मैं आपको अवगत करा दूं, ऐसा नहीं है कि हमारा नेतृत्व इन सब चीज़ों को देख नहीं रहा है। हमारे नेतृत्व की भी इस पे पैनी नज़र है, और आपके संज्ञान में होगा कि आने वाला 2024 का चुनाव है, और आप देखिएगा कि आपने जिन विषयों, क्योंकि मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कि नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो भी व्यक्ति सनातन के खिलाफ खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कार्यकर्ता सब उसके खिलाफ है, और एक मत से खिलाफ है, और एक मत से खिलाफ उसके दिखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये एक तो दीगर विषय हो गया, और यह सच है कि अनादिकाल से लेकर के आज तक सनातन था, है और सनातन रहेगा। और सनातन वो है जिसका न जन्म हुआ है और न जिसका कभी मरण होगा। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मम तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्म पर की रक्षा के लिए ईश्वर आएगा तो ऐसा लगता है कि ईश्वर धर्म पर हमले हो रहे हैं और ईश्वर आएगा। ईश्वर आए या ना आए, आप क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा कि आप देख रहे हैं कि मोदी जी के रूप में एक दिव्य पुरुष पूरे विश्व में भारत को एक पूरे इस दिव्य पुरुष की बात कर रहा हूँ। अब कुर्सी से आपने कहा था इधर या उधर जी, अब क्या भूमिका आपकी रहेगी? मेरी भूमिका ये रहेगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कल भी था, आज भी हूं, और आने वाले कल में भी रहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का था, हूं और रहूंगा, और भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव हमारे सामने है, 2024 में एक बार पुनः 4 की 4 सीटें हम जीते, इसका पूरा दृढ़ संकल्प लेकर हम लोग काम करेंगे, और हम कर भी रहे हैं। आप निरंतर वो देख भी रहे होंगे। और
कैसे हमारा भारत विश्व गुरु बने, इसका संकल्प के साथ हम सब भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, इसमें सबकी सहभागिता आवश्यक है, उसमें हम सबकी भी सहभागिता रहेगी। हम चाहते हैं कि आपके ये संक्षिप्त 4 वर्ष के कार्यकाल में एक मोटी मोटी उपलब्धि आप खुद बताएं कि क्या क्या गेन कराया अपने पार्टी को। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद से मेरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का मैं संयोजक भी था। आपके संज्ञान में बता दूं, उस लोकसभा चुनाव का मैं चुनाव संयोजक भी था, और एक के बाद फिर मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी के बाद आपके संज्ञान में होगा कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव आए। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में हमने 17 सीटें पूरे जनपद में, 19 में 17 सीटों पर हमने विजयश्री हासिल की। और हमारे जिला पंचायत का चुनाव जो 2000 में हम जीते थे, भारतीय जनता पार्टी 2000 में स्थापित हुई थी, उसके बाद इस बार मेरे नेतृत्व में, मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम पे हमने जिला पंचायत का भी परचम लहराने का काम किया। इसके बाद हमारे स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव आए, और जब स्नातक और शिक्षक की वोटें खुल रही थी तो उसमें भी सीतापुर अव्वल रहा। सीतापुर ने अपना एक अहम योगदान दिया, तो वो भी एक हम लोग ने बड़ा इतिहास रचने का काम किया। एमएलसी के चुनाव में भी आपके संज्ञान में होगा कि किस तरह के, तो मैंने तो अपने उस समय में एक एक दिन में 11-11 ब्लॉकों का, अपने जो उस समय एमएलसी हमारे, इस समय वर्तमान एमएलसी उस समय प्रत्याशी थे पवन सिंह जी के साथ, 11-11 ब्लॉकों पे एक दिन में हम लोग ने भ्रमण करके, संपर्क करके उस चुनाव में भी ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल की। अब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो नेतृत्व के कुछ, मैं बड़े लोगों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब वो आते थे तो हमारे यहाँ भी सर्वे का आकलन, सारी चीजें होती थी, तो वो हम मुझसे कहते थे कि अचिन जी कितनी सीटें जीतोगे, तो मैं कहता था 9 में 9। तो वो कहते थे नहीं अचिन जी 3 जीतोगे, 4 जीतोगे, इससे ज्यादा नहीं जीत पाओगे। तो मैं कहता था नहीं भाई साहब, 9 में 9 जीतूंगा, चाहे कुछ हो जाए, और है रचना अच्छा है और सब जीतेंगे। तो उन्होंने, एक बड़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अगर तुम इतनी जीतोगे, इतनी सीटें जीत जाओगे, 6 सीटें जीत जाओगे, तो मैं तुम्हें वहां दर्शन कराने ले चलूंगा। तो मैंने उस दिन कहा नहीं भाई साहब, मैं जीतूंगा और मैं प्रण ले रहा हूं कि जीत के दूंगा। और हम लोग 8 सीटें यहाँ जीते, जो एक रिकॉर्ड बनाने का काम हमने किया, क्योंकि इससे पहले भी 17 में जब चुनाव हुआ था तो मात्र हम 7 सीटें यहाँ पर जीते थे। और चाहे उपभोक्ता का चुनाव हो, चाहे जिला कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो, चाहे डीसीडीएफ का चुनाव हो, चाहे हमारे जिले में 204 समितियां हैं, जिसमें 199 समिति पर भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता बैठा है। 40 मंडल अध्यक्षों में से 37 मंडल अध्यक्षों को मैंने तो समिति और संघों का अध्यक्ष बनाया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव 2017 में हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां काबिज नहीं हो पाई थी। 2023 में जब ये चुनाव पुनः हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व मैंने वहां पर काबिज करने का काम किया, और उसमें भी एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। तो निश्चित ही एक के बाद एक हम लोग उपलब्ध, सबके बल पर अपने कार्यकर्ताओं, क्योंकि मैं इसका पूरा श्रेय सिर्फ कार्यकर्ताओं के परिश्रम को देता हूं कि कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह मेरे साथ खड़े रहे। और इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैंने बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को समायोजन करने। चलिए, जब टीम का कप्तान मजबूत होता है तो उसके नीचे के भी बॉलर और बैट्समैन बहुत अच्छा मैच खेलते हैं। ये तो ठीक है, आपने बहुत लंबी चौड़ी उपलब्धि अपनी गिना दी, लेकिन कहीं थोड़ी सी मलाल और कष्ट है? नहीं, मलाल कष्ट नहीं है। मैंने जब पहले कहा ना कि जब एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं, और ये कार्यकर्ता वर्ड ऐसा है जो, चलिए मान लेता हूं जी, आपको मलाल भी नहीं है, आपको कष्ट भी नहीं है, जी जी ठीक, और अगर है भी तो सार्वजनिक नहीं आना चाहिए जी। लेकिन जो और आपके नीचे के कार्यकर्ता हैं, क्या नहीं लगता कि उनका कहीं ना कहीं मन हतोत्साहित होगा कि यार जो मौका मिला है, शायद यही वो क्षण होते हैं जब आदमी को भ्रष्ट बनाया जाता है जी। पुलिस में आने वाला हर पुलिस कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होता है जी, लेकिन जब उसको हर महीने सप्लाई के लिए फोन आते हैं अधिकारियों के जी, तो उसे मजबूरी में अपनी उस सारी जोश को ठंडा करना पड़ता है जी। वैसे ही आप लोग प्राण दे करके पार्टी को खड़ा करें, मजबूत करें, और जब पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर आए तो धकिया दिया जाए तो मलाल तो होगा। अगर आपको नहीं होगा तो नीचे की जो आपकी और टीम है तो वो उनके मन में यह भावना नहीं जाएगी कि यार 3 साल का मौका है, इसके बाद तुमको होने नहीं, कितनों प्राण दे दो, इसलिए पैदा कर लो। नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा ही संस्कारित, ये तो सभी कहते हैं। और अभी जब मैं अखिलेश से बात करूंगा तो भी यही कहेंगे, और लालू प्रसाद यादव से बात करेंगे तो भी यही कहेंगे। हमारी देखो, संस्कारित तो सब हैं इस देश में, भारत में सारी राजनीतिक पार्टी संस्कारिक है और सबके कार्यकर्ता निष्ठावान हैं, लेकिन राजनीति वो विषय है जहां न निष्ठा है और न संस्कार है।
अब ये अपना अपना मानना है। मेरे हिसाब से तो अगर आपकी निष्ठा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब ये घोषणा हुई तो कई कार्यकर्ताओं ने मुझे फोन किया, हजारों की संख्या में सबके बधाई संदेश आए कि भैया आप अग्रिम शुभकामनाएं, आपका कार्यकाल बड़ा यशस्वी रहा। कई रोए, कई मेरे मंडल अध्यक्ष रोए, कई बीमार हो गए। मैंने सबको एक ही बात कही कि व्यक्ति में परिवर्तन हुआ है, तो लेकिन पार्टी वही है। आप एक बात बताओ जी। आपके मंडल कार्यकर्ता रोए, आपके सहयोगी रोए, आपके कार्यकारिणी के लोग रोए, और आप इतने निष्ठुर आदमी आप नहीं रोए? अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं, जब मैं मुखिया के रूप में बैठा हूं, अगर मेरा परिवार का कोई भी सदस्य, जैसे जब आप 4 साल किसी संस्थान में काम करें तो एक अपना तो अपने आप आ जाता है, परिवार का रूप आ जाता है। अब जैसे उस परिवार से मैं कुछ मरता है जी तो पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती है तो नैन के कोर गीले हो जाते हैं। बस इतना है, और मैं उसको एक प्रक्रिया मानता हूं। उस प्रक्रिया में मुझे कहीं भी कोई ये अंदर से गिला नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, और अपनी जीवन के अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं। मैं हूं और मैं रहूंगा, शायद यही सनातन है, और सनातन ही सचिन है। फिलहाल राजनीति जन कल्याण का विषय है, लेकिन जब जब राजनीति जन कल्याण के रास्ते से भटककर स्वार्थ की पगडंडी पर जाती है, तब तब इसका रूप काफी विकृत और घृणायुक्त हो जाता है। आज पूरे देश में राजनीति की जो घृणायुक्त और विकृत तस्वीर दिख रही है, उसका कारण यह है कि राजनीति अपने लक्ष्य से भटक रही है। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से, किसी नए चेहरे से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।